नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नमो गुरुजी। नमो नमः। रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्वसाहूणं। येषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलाणं च सव्वेसे पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रं उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण। और इस क्रियापद प्रकरण में हम देख रहे हैं क्रियापद अर्थात क्रियाओं को सूचित करने वाले जो पद है उसी का नाम है क्रियापद, अर्थात जो क्रिया को सूचित करे। सूचित करे का मतलब जो क्रिया को दर्शाए, अर्थात क्रिया करने वाला कौन है। क्या वो प्रथम पुरुष वाले हैं यानी उत्तम पुरुष वाले हैं, क्या वो मध्यम पुरुष वाले हैं, या तो क्या वो अन्य पुरुष वाले हैं। उनमें भी क्या वो उत्तम पुरुष के एक वचन के हैं, द्विवचन के हैं कि बहुवचन के हैं। मध्यम पुरुष के एक वचन के हैं, द्विवचन के हैं कि बहुवचन के हैं। उसी प्रकार अन्य पुरुष के वो एक वचन के हैं, द्विवचन के बहुवचन के हैं। इस प्रकार ये सूचित करने वाले जो पद है उसी का नाम क्रियापद। और क्रियापद के लिए आवश्यक ऐसे क्रियाएं अगर देखा जाए, क्रिया अर्थात हम देखे हैं कि शब्द कितने प्रकार के हैं। शब्द के कितने प्रकार? 4 प्रकार के शब्द। कौन कौन से? प्रथम नंबर क्या था? जातिवाचक शब्द। दूसरा गुणवाचक शब्द। तीसरा द्रव्यवाचक शब्द। और चौथा नंबर में आता है क्रियावाचक शब्द। और ऐसे क्रियावाचक अर्थात क्रिया को दर्शाने वाला जो शब्द हो वो क्रियावाचक शब्द है। जैसे कि खाना, पीना, जाना, अभ्यास करना, पढ़ना, लिखना, पूजा करना, सो जाना, हिंसा करना, चोरी करना इत्यादि जो है ये सारी क्रिया है। और ऐसे ही क्रियावाचक शब्दों को संस्कृत में क्या बोला गया है? क्रियावाचक शब्दों को संस्कृत में धातु कहा जाता है। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा गया। और ऐसे ही धातु प्रायः 2000 के आसपास ऐसे धातुएं हैं। और इन 2000 धातुओं जो है उनका एक एक वर्ग किया गया है, समुदाय। यानी धातु के जो समुदाय है, यानी इन 2000 धातु जो है, इन 2000 धातुओं को 10 विभाग से विभाजित किया गया है, अर्थात उसमें 10 ग्रुप बनाया गया है। और यही धातु के जो समुदाय है, एक ग्रुप, या धातु के ग्रुप कहो या धातु के समुदाय, इसी धातु के समुदाय को गण कहा गया है। तो ऐसे कितने विभाग से विभाजित किया गया है गण, यानी धातुओं को 10 विभाग से। प्रथम गण, द्वितीय गण, तृतीय गण, चतुर्थ गण, पंचम गण, षष्ठम गण, सप्तम गण, अष्टम गण, नवम गण और दसम गण। यानी पहले गण, दूसरे गण, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें, इसे 10 विभाग से विभाजित किया गया। इनमें से अभी तक हम लोग प्रथम गण के धातु सीख चुके हैं, और वह भी वर्तमान काल में। संस्कृत में काल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो संस्कृत में काल ऐसे मुख्य 3 ही काल है, वर्तमान, भूत और भविष्य, ऐसे 3 ही है। लेकिन उसका अलग 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 विवेकचा से अगर देखा जाए कि भूतकाल 3 प्रकार के हैं, भविष्य काल 2 प्रकार के हैं, इस प्रकार की विवेकचा दृष्टि से
ऐसे संस्कृत में 10 प्रकार की काल बताए गए। मुख्य 3 ही है, लेकिन अलग 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 प्रकार के विवेक्षा से वो 10 प्रकार के, उन 10 प्रकार के कालों में से सिर्फ प्रथम नंबर काल अभी हम सीख रहे हैं। और वो कौन से काल? कि वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल अर्थात जो काल अभी चालू है, वर्तता हुआ, यानी ये वर्तता हुआ काल, उसी का नाम है वर्तमान। इसमें भी वह आगे जाकर आएगा। पहले गण के ही धातु है वृत्त धातु, और वृत्त धातु में वर्तमान कृदंत बनाने के लिए उसे क्या लगाया जाता है? जो पहले संस्कृत थोड़ा बहुत कर चुके हैं उसे याद होगा कि वृत्त धातु को वर्तमान कृदंत बनाना हो तो फिर क्या कौन सा प्रत्यय लगता है उसमें? आनो आनस। और आनो आनस है तो वृत्त धातु है, सित प्रत्यय है, अ लगेगा, यानी और आनो के पहले अगर अ हो तो उसमें म जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाएगा? तो म। इसी कारण से वह वर्तमान हुआ है, और वहां से ही ये आया है वर्तमान, जिसका अर्थ क्या है? कि वर्तता हुआ काल, यानी जो काल अभी चालू है, प्रारंभ है, उसी काल का नाम है वर्तमान काल। तो ऐसे वर्तमान काल जो है, उन्हीं वर्तमान काल ही अभी तक देखे, और उनमें से सिर्फ प्रथम गण अब तक जो अभ्यास किए वो प्रथम गण। और प्रथम गण के धातु में हम लोग देखे कि प्रथम गण के धातु भी कितने प्रकार के? प्रथम गण के धातु, प्रथम गण के धातु भी 2 प्रकार के। कौन से? एक गुण रहित और दूसरा गुण सहित। गुण रहित धातु में हम देखे थे, उदाहरण के तौर पर गुण रहित धातु कौन कौन से हैं? नम, पट, पत, अर्च, अट, जीव इत्यादि, ये गुण रहित है। गुण सहित, तो गुण सहित जो है वो गुण भी 2 प्रकार के गुण है। 2 प्रकार के गुण कौन कौन से? एक उपांत्य गुण और दूसरा अंत्य गुण। उपांत्य का अर्थ कि सेकंड लास्ट, यानी शब्द। कौन से? तो चाहे वो शब्द यानी धातु स्वरूप में हो या तो नाम स्वरूप में हो, यानी शब्द के अंत से अंत के पूर्व, अंतिम के पूर्व में जो भी हो का मतलब चाहे वो स्वर भी हो सकता है, चाहे वो व्यंजन भी हो सकता है। तो जो सेकंड लास्ट में हो उसे ही उपांत्य कहा जाता है। और अंत्य का मतलब जो शब्द के अंत में हो उसे अंत्य माना जाता है। तो ऐसे उपांत्य जो है, उपांत्य गुण आता है और अंत्य गुण आता है। उपांत्य में क्या क्या होना चाहिए? तो उपांत्य में, उपांत्य अर्थात सेकंड लास्ट, तो धातु के सेकंड लास्ट में क्या होना चाहिए? ह्रस्वई, ह्रस्व और ह्रस्वरु। ये 3 अगर धातु के उपांत्य में हो तो फिर वहां पर गुण हो सकता है, उस धातु का गुण हो सकता है। ये 3 सिवाय और कुछ भी हो सेकंड लास्ट में, उपांत्य में, तो फिर गुण नहीं होता है। अंत में ह्रस्वई हो या दीर्घई हो, ह्रस्व हो या दीर्घऊ, ह्रस्वरु हो या दीर्घरु हो, इन 6 अगर इन 6 में से कोई भी हो अंत में, धातु के अंत में, तब वहां पर गुण होगा। और इसके सिवाय, इन 6 के सिवाय अन्य कुछ भी हो तो फिर वहां पर गुण नहीं होगा। इस प्रकार 2 प्रकार के यहाँ पर गुण देखे थे, एक उपांत्य गुण और दूसरा अंत्य गुण। उपांत्य में क्या देखे वो तो देखे, लेकिन गुण क्या होता है तो उसके लिए भी बताया गया कि ई वर्ण का गुण ये होता है, उ वर्ण का गुण ओ होता है, और रु वर्ण का गुण अर होता है। इतना देखे थे। और एक नियम साथ साथ में हम देख लिए थे कि ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार आई, आई, औ तथा आव होता है। अर्थात ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ होगा, ऐ के बाद कोई भी स्वर आए तो ऐ के स्थान पर आई होगा, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर अव होगा, और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर आव होगा। इस प्रकार हम देखें तो ये क्रियावाचक शब्द, तो यही क्रियावाचक शब्द की सिद्धि अर्थात क्रियापद की सिद्धि, क्रियापद की सिद्धि के लिए आवश्यक है नियम, जिसके आधार पर हम सिद्ध करेंगे। तो नियम बारंबार हम बोल रहे हैं, तो उसी नियम को फिर से एक बार हम यहाँ पर स्मरण करेंगे, याद करेंगे। आप सभी को बोला गया है कि हर रोज कम से कम 2 बार ये नियम को पढ़ना है। प्रथमतः इन जो नियम दिया गया है उनको कंठस्थ कर लेना है,
अगर कंठस्थ करेंगे तो आगे जाकर ये काम आने वाला है। न हो तो कम से कम हर रोज 2-2 बार करेंगे, तो जब तक ये प्रथमा पूरा करेंगे तब तक आराम से ये हमारे जो है ये याद रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर फिर से एक बार हम उस नियमों को याद करते हैं। चलिए नियम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 1, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। नियम नंबर 2, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ हो जाता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 9, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का क्या हो जाता है, तो पूर्व के अ का लोप होता है। नियम नंबर 10, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। किसका गुण क्या होता है, तो रु वर्ण का गुण। नियम नंबर 11, रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 13, ए, ऐ, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार ऐ, आय, औ तथा अब होता है। ये 13 नियम और 4 नियम यहाँ पर हम लोग देखें। और वो 4 नियम कौन से हैं, जिसका उपयोग हम चतुर्थ गण और छठे गण के लिए करने वाले हैं। तो वो 4 नियम कौन से, तब प्रथम, उसके बाद नियम नंबर 14। तो 14 नंबर नियम में क्या है कि चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 15, य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 16, छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 17, अविकरण प्रत्यय लगने वाले छठे गण के धातुओं या तो विकरण प्रत्यय अ लगने वाले छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। इन 17 नियम के अनुसार ही, इनके प्रयोग से ही, इनके उपयोग से ही हम क्रियापद की सिद्धि करेंगे। प्रथम गण के क्रियापद तो सिद्ध कर चुके हैं, अब आता है चतुर्थ गण। तो चतुर्थ गण, इसमें सिर्फ 2 नियम याद रखना है और इनमें से 4 नियम को हटा देना है। क्या करना है, 2 नियम याद रखना है, 4 नियम हटा देना है। कौन सा 4 नियम, कौन सा 4 नियम आएगा, तो गुण वाला जो 4 नियम है, कौन सा, विकरण प्रत्यय अ के पहले उपांत्य धातु के उपांत्य गुण वाला, वो निकल जाएगा। गुण क्या हुआ है, जब गुण होता ही नहीं तो गुण को क्या इधर क्यों दर्शाए, इसीलिए वो उपांत्य गुण, अंत्य गुण और फिर ए ओ ये चारों 4 नियम नहीं आएगा इस चौथे गण और छठे गण में। लेकिन उसके बदले ये 4 नियम का उपयोग करेंगे, इन 4 नियम का। तो चलिए पहले जैसे सीखे थे उसी प्रकार अब जैसे कि नृत्य धातु को लेकर हम सिद्ध करेंगे। तो नृत्य धातु वर्तमान काल परस्मैपदी चौथे गण के धातु है और चौथे गण के धातु होने के नाते
उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप आएगा नृत्य धातु का? तो उत्तम पुरुष एक वचन में नृत्य धातु का क्या आ जाएगा? नृत्यामी। तब नृत्यामी बन चुका है। कैसे बन चुका है? इसमें 1 2 3 ये तीनों तीन नियम तो फिक्स है। चौथा नियम से थोड़ा हम फेरफार करेंगे। नियम 1 2 3 ये तो फिक्स ही है, तो उसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए हमें सिद्ध करना है यहां पर, तो फिर से यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या सिद्ध करना है? नृत्यामी। तो हमेशा सिद्ध करने के लिए 2 चीज की जरूरत है, बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। वो कौन कौन सा है? 1 नंबर में क्या आएगा? तो 1 नंबर में आएगा धातु, और दूसरा नंबर में क्या ध्यान देना है? प्रत्यय। ये 2 चीज जो है, ये 2 चीज अति आवश्यक कोई भी क्रियापद की सिद्धि करने के लिए। तो इसमें नृत्यामी है, तो नृत्यामी में धातु क्या है और प्रत्यय क्या है? तो नृत्यामी में धातु क्या आ जाएगा? नृत, और प्रत्यय क्या आएगा? मी। ये दोनों चीज हमें ध्यान में अवश्य वो रखना है। यानी नृत्यामी कौन से पुरुष कौन से वचन के रूप है ये नृत्यामी? तो उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में प्रत्यय क्या लगता है? तो मी प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय को भी एक बार याद कर लीजिए। चलिए प्रत्यय क्या है? उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस, मध्यम पुरुष बहुवचने थ, अन्य पुरुष एक वचने ती, अन्य पुरुष द्विवचने तस, अन्य पुरुष बहुवचने अंति। फिर से एक बार, प्रत्यय वर्तमान काल परस्मैपदी के लिए प्रत्यय क्या है? तो उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस, मध्यम पुरुष बहुवचने थ, अन्य पुरुष एक वचने ती, अन्य पुरुष द्विवचने तस, अन्य पुरुष बहुवचने अंति। तो ये नृत्यामी उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो प्रत्यय भी किसका लगेगा? उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन कौन सा प्रत्यय? अभी अभी बोला मी प्रत्यय, इसलिए यहां पर मी प्रत्यय। और धातु इसका क्या है? नृत्य धातु। तो चलिए इसका हम अब यहां पर सिद्धि करेंगे कि नृत्यामी की सिद्धि किस प्रकार से होता है। तो चलिए प्रथम 1 2 3 नियम फिक्स है, उसी नियम को दोहराएंगे। अर्थात क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। सिर्फ धातु दर्शाना है। क्या धातु है नृत्यामी में? तो नृत धातु है। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु नृत। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर यहां पर देखेंगे, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। यहां भी हम धातु दर्शाएंगे नृत। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? यहां पर सिद्ध क्या करना है? नृत्यामी सिद्ध करना है। तो यहां भी प्रत्यय क्या लगाएंगे? तो उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या लगेगा? तो यहां पर मी प्रत्यय लगा दिए, यानी नृत प्लस मी। अब नियम नंबर 4 में थोड़ा सा फेरफार करेंगे। अब यहां पर अविकरण प्रत्यय नहीं लगाएंगे और वो नियम भी नहीं लगाएंगे। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, ये नियम नहीं। उसके बदले आप चेंज कर दिए। जो नया नियम अभी सीखा है, ये कौन से गण के धातु हैं? ये धातु कौन से गण के हैं? चौथे गण के। तो चौथा गण का जो विकरण प्रत्यय उसको यहां पर लगाएंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? कि चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि विकरण प्रत्यय का मतलब क्या है। विकरण प्रत्यय है क्या? तो विकरण प्रत्यय का अर्थ क्या है? धातु और प्रत्यय दोनों को विभाजित करने वाला जो प्रत्यय है उसी का नाम विकरण प्रत्यय है। धातु और प्रत्यय इन दोनों को विभाजित करने वाला प्रत्यय उसी का नाम विकरण प्रत्यय है। तो विकरण प्रत्यय कहाँ लगेगा? धातु और प्रत्यय जो है इन दोनों के बीच में। इसीलिए नृत प्लस य प्लस मी क्या लगेगा? अब तो नृत प्लस य प्लस मी, ये विकरण प्रत्यय लग गया।
अब देखिए, एक्चुअल में ये धातु अगर प्रथम गण का होता तो इसमें गुण होता कि नहीं होता? ये होता गुण उसमें, क्योंकि उपांत में क्या है? ह्रस्वनामी स्वर है, इसलिए कोई गुण ना कर दें, इस हेतु से एक नियम बनाया गया है, जो कि वो नियम उसके बाद वाला नियम यहां पर लगाएंगे कि चौथे गण य विकरण प्रत्यय लगने वाले चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। ये नियम लगा दिए, अर्थात गुण होने की जो संभावना था वह दूर हो गया, अब गुण नहीं होगा। तो वैसे ही रखेंगे, नृत प्लस य प्लस मी। अब क्या लगाएंगे? तो प्रत्यय देखिए, प्रत्यय क्या है? मी प्रत्यय। क्या वह म और वह से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है कि नहीं? किससे प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है? वह मी प्रत्यय। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इसका विश्लेषण कर देना है। मी का विश्लेषण करेंगे, तो मी का विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? तो म प्लस ई, तो किससे प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है? म। तो म से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय, वो नियम तो याद तो आ गया, म से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो या तो वो से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो। लेकिन क्या इसके पूर्व में अ है? वो भी देखना पड़ेगा ना। सिर्फ म और व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके पहले अ भी होना जरूरी है, तभी अ का आ होगा। क्या अ है? म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ है कि नहीं? तो अ है। कहां है? यहां तो अ तो दिख नहीं रहा है, इसके पहले क्या दिख रहा है? यहां पर य दिख रहा है। तो य कैसे दिख रहा है? य पूरा। तो य का विश्लेषण करो। अब य का विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? यहां पर य प्लस अ, और उसके बाद यहां पर मी है, अर्थात अ है। अ छुपा हुआ है, किसमें छुपा हुआ है? य। तो य में अ छुपा हुआ है, अर्थात वो नियम यहां पर लगाएंगे, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है। जो य था, य में य था, य के साथ अ लगाएंगे तो य, अ के साथ य के साथ आ लगाएं तो, जैसे क के साथ आ लगाएं तो का, ख के साथ आ लगाएं तो खा, उसी प्रकार य के साथ आ लगाएं तो क्या हो जाएगा? या। इसलिए यहां पर क्या कर देंगे कि म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ हो जाता है, इसलिए नृत प्लस या प्लस मी। अब पद बना देंगे कि ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। नृत्यामी, ये सिद्ध हो चुका है, जो कि हमें सिद्ध करना था। नृत्यामी इस प्रकार से सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार से सिद्ध करते हैं हम कुप्यामी। कुप्यामी सिद्ध करेंगे तो इतना ही नियम लगेगा। कौन कौन से? तो फिर से एक बार, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु क्या आएगा कुप्यामी में? कुप, धातु आ जाएगा कुप। फिर दूसरा, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु कुप। तीसरा, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, कुप प्लस मी, क्योंकि कुप्यामी सिद्ध करना है, कुप प्लस मी। अब दो नियम एक्स्ट्रा लगाएंगे, चौथा नियम हटाकर दो नियम एक्स्ट्रा लगाएंगे। कौन से? तो ये चौथे गण के धातु हैं, तो यहां पर लिखेंगे चौथे गण के धातु को य विकरण प्रत्यय लगता है, कुप प्लस य प्लस मी। पांचवा, य विकरण प्रत्यय लगने वाले ऐसे चौथे गण के धातुओं को य प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है, अर्थात फिर से वहीं रख देंगे, कुप प्लस य प्लस मी। फिर उसके बाद म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ हो जाता है, तो कुप प्लस या प्लस मी। उसके बाद छठा, तो ये तो छठा हो गया। अब सातवां, तो सातवां करेंगे ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, यानी कुप्यामी, ये पद बन चुका है। चलिए, अब इसी मी से चौथे गण के कौन कौन सिद्ध कर सकता है वो हैंड राइजिंग करे, सिर्फ वही हैंड राइजिंग करे जो ऐसे ही मी से सिद्ध कर सकता है, जिसको ऐसे लगता है कि हाँ मैं सिद्ध कर सकती हूँ या तो कर सकता हूँ, वो सिर्फ हैंड राइजिंग करे। और जैसे कि मैं यहाँ पर धातु दूंगा, उसके लिए किसी एक जन को यहाँ पर बोलना है, ओके 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 ओके। चलिए, A31 आप अनम्यूट कीजिए, A31, हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए। चलिए, आप सिद्ध कीजिए तुष्यामी। क्या सिद्ध करना है यहाँ पर आपको? तुष्यामी।
क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है तुष। ओके, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं तुष प्लस मी। नहीं नहीं, यहाँ अभी प्रत्यय नहीं लगाना है, सिर्फ धातु ही दर्शाना है। क्या धातु है यहाँ तुष पर भी? तुस। ओके, तुष उसके बाद परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं तुष प्लस मी। ओके, चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है तुष प्लस य प्लस मी। हम्म, यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं का गुण नहीं होता तुष प्लस य प्लस मी। हम्म, और फिर म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ हो जाता है तुष प्लस या प्लस मी। ओके, ति आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं तुष्यामी। धन्यवाद। चलिए उसके बाद A36। A36, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए नश्यामी। क्या सिद्ध करना है? नश्यामी। जी, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है नश। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं नश। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं नश प्लस मी। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है नश प्लस य प्लस मी। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है नश प्लस य प्लस मी। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है नश प्लस या प्लस मी। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं नश्यामी। धन्यवाद। चलिए A7। A7, जय प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए क्रुध्यामी। क्रुद्यामी। जी गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है क्रुद्ध। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है क्रुद्ध। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं क्रुद्ध प्लस मी। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है क्रुद्ध प्लस य प्लस मी। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है कृत प्लस य प्लस मी। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है कृत प्लस या प्लस मी। और अब पद बन जाएगा ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं कृद्यामी। ओके, धन्यवाद। चलिए A41। A41, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, नृत धातु का उत्तम यानी उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होता है? नृतावह। नहीं, गलत, नृतावह नहीं होता है। क्या होगा? नृत्यावह। हाँ, नृत्यावह। नृत्यावह। तो इसमें यानी उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय क्या है? वह वस। वस। तो यहां पर आपको नृत्यावह सिद्ध करना है, ठीक है? ओके। चलिए ट्राई कीजिए। हाँ। हाँ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु है नृत। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है नृत। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं नृत प्लस वस। ओके, हाँ, चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है यानी नृत प्लस य प्लस वस। ओके, य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता नृत प्लस य प्लस वस। ओके, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है यानी नृत प्लस या प्लस वस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं नृत्यावस। ओके, पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है नृत्यावर। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है नृत्यावह। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार A4। A4, 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 अनम्यूट कीजिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए तुष्यावह। तुष्यावह।
क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है तुष। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है कुश, तुष। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। तुष प्लस वस। ओके, चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। तुष प्लस य प्लस वस। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं का गुण नहीं होता है। तुष प्लस य प्लस वस। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका या हो जाता है। यानी तुष आ हो जाता है। हाँ, आ हो जाता है। तुष प्लस या प्लस वस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तुष्यावस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। तुष्यावर। पद के अंत में र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। तुष्यावह। धन्यवाद। चलिए A14 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, उत्तम पुरुष बहुवचन में नृत्य धातु का रूप क्या होता है? नृत्यामह। नृत्यामह। ओके, धन्यवाद। तो इसमें नृत्यामह में प्रत्यय क्या है? तो उत्तम पुरुष मस। बहुवचन का प्रत्यय क्या आएगा? मस। मस। तो चलिए सिद्ध कीजिए नृत्यामह। ठीक है गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। नृत। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं नृत। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं नृत प्लस वस। वस नहीं, चौथे गण मस, सॉरी हाँ मस। मस सही है। हाँ, चौथे गण के धातुओं को य विक्रम प्रत्यय लगता है। नृत प्लस य प्लस मस। य विक्रम प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नृत प्लस य प्लस मस। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। नृत प्लस य प्लस मस। या प्लस मस। हाँ, या प्लस मस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नृत्यामस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नृत्यामह। नृत्यामह नहीं, पद के अंत में नृत्यामर। क्या किए हम? क्या हाँ, बोले? सौ का र नृत्यामर। होता है, यानी 100 के स्थान हाँ, पर र स कर का देंगे, र हो जाता है। यानी क्या होगा? नृत्यामर। नृत्यामर। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो उसका विसर्ग हो जाता है। नृत्यामह। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A81 जी प्रणाम गुरुजी। आप बोलिए लुट्यामह। लुट्यामह। जी गुरुजी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है लुट। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। लुट। परस्मयी पदी धातु के साथ परस्मयी पदी के प्रत्यय लगते हैं। लुट प्लस मस। चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है। लुट प्लस य प्लस मस। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। लुट प्लस य प्लस मस। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। लुट प्लस या प्लस मस। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। लुट्यामस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। लुट्या मर। पद के अंत में रहे र के बाद विराम या अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। लुट्यामह। ओके, धन्यवाद। चलिए ठीक A77 जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, नृत्य धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? नृत धातु का मध्यम पुरुष थस। नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन नृत्यसी। नृत्यसी। ओके, धन्यवाद। तो इसमें प्रत्यय क्या आएगा? मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय प्रत्यय सी है। सी है। चलिए आप सिद्ध कीजिए नृत्यसी। नृत्यसी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है नृत। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नृत। परस्मयी पदी धातु के साथ परस्मयी पदी के प्रत्यय लगते हैं। नृत प्लस सी। चौथे गण के धातुओं को य विकरण प्रत्यय लगता है। नृत प्लस य प्लस सी।
यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नृत प्लस य प्लस सी सी अब सही है। ये गुरुजी ती आदि प्रत्यय लगने हाँ, अब डायरेक्ट ती आदि हो जाएगा। और क्या Yes. इधर म वाला नियम क्यों नहीं लगेगा? गुरुजी पहले इसके आगे म और व से हाँ, प्रारंभ म नहीं। और वो से वो प्रारंभ होने वाला प्रत्यय तो है ही नहीं। ये प्रत्यय किससे प्रारंभ होने वाला है? सौ से है। स से है। हाँ, तो हाँ, ये नियम वो नियम नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट पद बना देंगे तो पद क्या होगा? ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नृत्यसी नृत्या सही है, सही है, नृत्यासी। नृत्यसी। सही है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना है इसमें। नृत्यसी सिद्ध हो, इधर सिद्ध हो चुका है। ओके, ओके। धन्यवाद। चलिए A9 प्रणाम सर। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए मुह्यासी। क्या सिद्ध करना है? मुह्यासी। मुह्यसी। हम्म जी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है मुह्य। मुंह धातु। मुंह। हाँ। मुंह वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं मुंह। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं मुंह प्लस सी। हाँ। चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है मुंह प्लस य प्लस सी। यह विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। मुंह प्लस य प्लस सी। अब डायरेक्ट पद बन जाएगा। जी। ती आदि नहीं, सॉरी, सी। सही है। सी नहीं, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। मुह्यसी। ओके, धन्यवाद। चलिए मुह्यासी। ओके, खूब खूब धन्यवाद। तो आगे का जो है, आगे का हमारे पास क्या रहा? मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष द्विवचन और अन्य पुरुष बहुवचन। ये सिद्ध करके आइएगा, ठीक है? और साथ साथ में यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको भी यहाँ पर सिद्ध कर लेना है। कल जो है, कल फिर से एक बार हम देखेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन से लेकर अन्य पुरुष बहुवचन तक। चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है। उतने जन ही हैंड राइजिंग करें, बाकी सारे के सारे लोअर हैंड कर दें। जिसका कोई प्रश्न हो वही हैंड राइजिंग करके रखे, बाकी सारे के सारे लोअर हैंड कर दें। लोअर हैंड तो फोकस करें, इंग्लिश नहीं आ रहा। ओके, चलिए A72 कोई प्रश्न? हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी बोलो। आपके बैकग्राउंड आ रहा है पीछे से। हाँ बोलिए। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रश्न है? नहीं, प्रश्न कुछ नहीं है। आप हाँ, तो जिसका वो बोल प्रश्न, रहे थे ना, हाँ इसलिए जी, मैंने हैंड रेज किया था। ओके। अब नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे, ठीक है? अगर प्रश्न हो तो ही हैंड राइजिंग करके रखें, बाकी हाथ निकाल दें, लोअर हैंड कर दें। ओके, A75। प्रणाम गुरुजी। बोलिए। हाँ गुरुजी, कल हमने वो क्रुद्ध धातु भी एक देखा था। तो क्रुद्ध धातु में फिर ऊ वाला प्रत्यय नहीं लगेगा? कौन सा? क्रुद्ध। तो उसमें ऊ वाला प्रत्यय आएगा ना, संधि करेंगे तो? क्रुद्ध में? हाँ, तो क्रुद्ध में हाँ आएगा, लेकिन ये कौन से गण के धातु है? क्रुद्ध चौथे गण के। अभी नियम क्या देखे? चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता, तो फिर वो नियम नहीं लगेगा। हाँ गुरुजी, बराबर है। ओके, चलिए। और बोलिए। हाँ, अब इसमें चौथे गण और छठे गण के धातुओं को पहचानने के लिए कोई इजी मेथड है क्या? अभी धीमे धीमे अभी याद कर लीजिए, बाद में वो भी ट्रिक सिखा देंगे, कैसे चौथे गण का सीखना है और कैसे छठे गण का सीखना है। वो प्रत्यय से याद करना है। यह प्रत्यय लगा होगा तो वो कौन सा गण का होगा? चौथे गण का, सामान्यतः। हाँ, ये नियम नहीं बनाना है, सिर्फ एक ट्रिक से, ठीक है? यह प्रत्यय किसी के साथ लगा है तो वो चौथे गण का है।
अ प्रत्यय लगा है लेकिन गुण नहीं हुआ है तो समझना कि वो छठे गण का धातु है। ये सामान्य से नियम है, इसको नियम ये सब बाय हार्ट कि ऐसा ही है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बाकी तो उसको याद, आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन से कौन गण के धातु है, क्या है वो। चलिए A42 A42 ओके, नो साउंड। चलिए A80 प्रश्न जी गुरुजी। हाँ जी बोलिए। गुरुजी, मैं पूर्व के सारे लेक्चर कंटिन्यूसली सुन रही हूँ आजकल, तो एक दो क्वेश्चन थे। आप जब अश्वनामी से इत्यादि सब समझा रहे थे ना, तो उसमें लेक्चर 6 या 5 था, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था, आप जब प्रोनाउंस कर रहे थे तो अ और आ को ऐसे आप मेरे बताइए ह्रस्व स्वर कितने, तो 5 है, अ ई जी। परंतु जब आप प्रोनाउंस कर रहे थे शब्दों को तो अ और आ को ह्रस्व अ, ह्रस्व दीर्घ आ ऐसे नहीं प्रोनाउंस किया, फिर ह्रस्व ई दीर्घ ई वो सब प्रोनाउंस किया। तो उसका कारण क्या, कि 2-3 लेक्चर में कंटिन्यूसली देखा, उसका कारण। सही है। देखिए आगे का क्या है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, ई, और इसको वो ह्रस्व ई ये दीर्घ ई। नहीं, हम सामान्य से क्या पढ़ते हैं इन दोनों को, अब ह्रस्व दीर्घ नहीं लगाना है, दोनों के उच्चारण क्या करते हैं, ई, ठीक है। इनका उच्चारण क्या किया जाता है, दोनों में दोनों में ऊ किया जाता है। लेकिन अब इन दोनों के उच्चारण कीजिए, क्या करते हैं इन दोनों के उच्चारण में, जी आ, इसमें अ और अ नहीं बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोले हैं, अ और आ। तो ये ऑलरेडी अ या ह्रस्व में ही आता है और आ दीर्घ में आता है, जबकि इनका उच्चारण एक समान है, इसीलिए उसको भेद करने के लिए ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, यही एक कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके, चलिए A74। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, परस्मैपदी प्रत्यय और आत्मनेपदी का डेफिनेशन है क्या? उसमें परस्मैपदी प्रत्यय, इसमें एक देखिए, जैसे कोई दो भाई हैं और दोनों भाई एक है, जैसे जमज भाई हैं, जमज मतलब जुड़वा है, जुड़वा को देखने में एक समान लगता है, लेकिन दोनों का जैसे खाने पीने रहने पहने कुछ तो अंतर होगा ना। उसी प्रकार यहाँ भी कि उन दोनों के प्रत्यय से ही हम उसे पहचानते हैं कि ये ह्रस्व या आत्मनेपदी के प्रत्यय, ये परस्मैपदी के प्रत्यय, बाकी कोई ऐसे उसका कोई डेफिनेशन ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। ओके, चलिए उसके बाद कौन है, A5। हाँ गुरुजी प्रणाम। कुछ नहीं, वो नंबर ही नहीं लगता हमारा। आएगा, कोई बात नहीं, नंबर नहीं आता है तो फिर इन दोनों ये सब जब रूप बोलते हैं कि कोई सिद्ध करते हैं, उसमें भी म्यूट रखकर हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। हाँ ओके। A9। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। ये जो चौथे गण के जितने भी हमने अभी जो धातु देखे हैं, शायद मैं गलत हूँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसमें प्रायः सब में आधे आधे अक्षरों का ज्यादा शब्द दिख रहे हैं, इसमें कोई विशेष कारण है इसका? नहीं, ऐसे कोई कारण नहीं, उसमें ये सारे के सारे व्यंजनांत भी है, आगे जाकर आएगा, मध्यमा में देखेंगे, उत्तमा में देखेंगे कि आगे जाकर इसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पाठ में ये स्वरांत धातु भी आएगा, चौथे गण के भी है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, ये चौथे गण के भी स्वरांत आने वाला है, लेकिन अभी स्टार्टिंग व्यंजनांत से है। मैं मतलब कुछ गलत समझ रही हूँ, मतलब मैं बोलना चाह रही जैसे ये नृत्य तो आधा उसमें है, सारे का सारे, तो प आधा है, सारे का सारे वो जो आधा है उसे क्या बोला जाता है, व्यंजन। व्यंजन जिसके अंत में हो उसे क्या बोला जाएगा, व्यंजनांत। तो ऐसे स्टार्टिंग में अभी हम व्यंजनांत सीख रहे हैं, आगे जाकर स्वरांत धातु भी आ सकता है। ओके, कोई विशेष इसका और कोई कारण नहीं? जी, ओके, प्रणाम। ओके, A8। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा वो तुष्यंती के इसमें सिद्धि के इसमें क्वेश्चन था कि वो जो अ के बाद में अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप हो जाता है, तो उसमें य आधा नहीं होगा ना, सिर्फ वो अंति का अ निकल जाएगा ना? नहीं, अंत का अंत नहीं, य में से आधा निकल जाना है। य कैसे है, अभी
य संपूर्ण है ना, यह संपूर्ण था। संपूर्ण है। जब वो नियम लगाएंगे तब क्या कर देंगे, य आधा प्लस अंति, हाँ। ऐसे करना है। अंति का अ तो अच्छा। रखना ही है। क्या नियम में क्या बोला गया है, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप करना है। किसका, य में रहा हुआ जो अ है ना उसका लोप करना है, इसलिए य को आधा कर देना है। ठीक है गुरुजी। ओके, धन्यवाद। A3। प्रणाम सर। सर एक वर्ड का मीनिंग पूछना था। हम्म। वर्तमान नाम विभक्ति का मतलब क्या रहता है? ये Actually, meaning? विभक्ति, ये उनके जो प्रत्यय आदि लगते हैं, ऐसे विभक्ति तो दो प्रकार की विभक्ति है। विभक्ति दो प्रकार के बताए गए, एक त्यादि और एक है स्यादि। अभी जितने जो पढ़ रहे हैं वो ती आदि, यानी ती आदि प्रत्यय जो हैं उसी को विभक्ति बोला गया है। ती आदि जितने भी है ना उसी का नाम विभक्ति है और कुछ नहीं। स आदि जो प्रत्यय हैं वो स्यादि विभक्ति बोला गया है। तो इसका कोई विशेष कोई ये नहीं, विभक्ति उसका नाम से बोला जाता है, विशेष रूप से उसको उक्ति यानी उसे जनाया गया है, इसी कारण उसको विभक्ति, विशेष कुछ इसमें नहीं है। थैंक यू सर। ओके, A90। તમે જે આજે 17 નિયમ બોલ્યા ને, હા હા ગુરુજી, હાજી, 17 નિયમ કયા પેજ ઉપર છે કે તમે બધામાંથી થોડા થોડા બોલીને પછી બધા 17 કીધા? સ્ટાર્ટિંગ માં 9 નિયમ જોયા હતા, પછીના 4 નિયમ હા. જોયા, અને પછી આ ચોથા ગણમાં 4 નિયમ, 9 4 4 એટલે 17 થઈ ગયા। 13 ને 4 17। અચ્છા એવી રીતના, હા મેં કીધું કયા પેજ ઉપર છે તો બરાબર ખ્યાલ આવે। પહેલા 9 સારું, પછી પ્રણામ। 4 અને પછી 4 હા, એટલે 17 થયા છે। એમાં પછી જે લાગે ને પછી એમાંથી અમુક માઇનસ કરી દેવાનું એવું ને? ઓકે, હાજી, એમાંથી જે લાગે તે આપણે લગાડવાનું। હા હા, પ્રણામ ગુરુજી। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम।